दो बैलों की कथा का आज छठा भाग शुरू करते हैं और छठे भाग में यहाँ से शुरू करते हैं। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला, क्योंकि उस दिन तो रात में ही दोनों रस्सी तुड़ाकर भाग आए थे। दूसरे दिन फिर झूरी का साला गया आता है और बैलों को लेकर फिर चलता है। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। अब की बार वो इस तरीके से पगहिया पकड़ करके नहीं ले जा रहा था, इस बार दोनों को गाड़ी में जोता और गाड़ी के साथ हो जा रहा है। दो चार बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। हीरा संभाल लिया, वह गाड़ी को गिरने नहीं दिया। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। कल की शरारत का मजा इस तरह से चखाया, फिर वही सूखा भूसा डाल दिया, अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। ये तो बड़ा ही अन्याय किया उसने कि अपने दोनों बैलों को खली दी, चूनी दी, सब कुछ दिया, लेकिन उन दोनों के सामने सूखा भूसा डाल दिया, क्योंकि उसे भी गुस्सा आया था। ये दोनों रात में जो भाग गए थे, दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। इसका मतलब यह है कि उसका संकेत पाते ही दोनों हल के साथ जुताई करने में रम जाते थे। यह मार पड़ी। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। एक तो वैसे ही क्रोधित था गया, मारा पीटा भी और उसे सूखा भूसा भी डाल दिया। नाद की तरफ आंख तक न उठाई। नाद की तरफ आज फिर उन लोगों ने आंख तक उठा करके न देखा। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। दोनों बैलों ने जैसे कसम खा ली हो कि पाँव उठाना ही नहीं है, बिल्कुल हल चलाना ही नहीं चाहते थे वो। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआं, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। ये हल जिससे जुताई होती है, रस्सी जिससे बांधा जाता है, जुआं जिन दोनों बैलों को कंधों में डाल करके उस लकड़ी को, बांस की लकड़ी को इकट्ठा किया जाता है, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। इतने तेज़ दोनों भागे कि बड़ी बड़ी रस्सियाँ गले में न होती तो दोनों बैल पकड़ाई में भी न आते, काफ़ी दूर फिर निकल जाते और भाग ही जाते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। हीरा पहले ही लिखा है कि ज़्यादा सहनशील था, समझदार भी था। वो मूक भाषा में कहता है कि भागना व्यर्थ है, भागने से कोई फ़ायदा है नहीं। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। फिर मोती कहता है कि अब की बड़ी मार पड़ेगी। हीरा कहता है, पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है। दोनों के हाथों में लाठियाँ हैं। दोनों को इस तरह से लाठी साथ में लेकर आता देख करके मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा मैं भी, लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं एक दो को तो गिरा ही दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। हीरा बड़ा ही समझदार था, बड़े ही अच्छे भाव से समझा रहा है कि नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। बता रहा है कोई गलत करे तो करे, लेकिन अपने को तो उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। मसलहत का अर्थ है उचित। इस समय गया समझ गया कि मारपीट ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बैल भी काफ़ी अड़ियल हैं। वैसे भी बैलों के बारे में पहले ही प्रेमचंद जी ने बताया कि बैल अड़ियल भी देखने को मिले हैं, और इस समय दोनों क्रोधित भी, उनके तेवर से साफ जाहिर हो रहा था। और ऐसा कुछ सोच करके उसने सोचा कि इस समय ना मारना ही मसलहत होगा, उचित होगा। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। एक तो दिन भर दोनों हल में जुटे रहे, हालांकि कुछ काम तो नहीं किए, लेकिन फिर भी दिन भर कुछ खाए पिए नहीं, और शाम को जब वापस लौटे तो फिर दोनों के सामने वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की दो रोटियां लिए निकली
और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया हो। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। आपका यहाँ पे कई प्रश्न बन चुका है। एक प्रश्न ये भी बन चुका है कि लड़की ने उन्हें रोटी क्यों दिया, और एक प्रकार से उनसे आत्मीयता क्यों हो गई थी। ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। तो वो भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि लड़की भैरों की थी, भैरव उसका भाई होगा, लड़की भैरों की थी और उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे बहुत मारती रहती थी, इसलिए अपने से बिछड़ने का उसे दर्द पता था कि किस तरह से लोग अपनों से बिछड़ जाते हैं तो कितना कष्ट मिलता है, कोई उसका सहायक नहीं होता। इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। यहाँ पर प्रेमचंद जी ये बताना चाहते हैं कि उस एक रोटी से इनकी भूख क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यानी प्रेम से दिया हुआ सूखा भोजन भी बहुत मन को भाता है। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल भूसा, सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। झूरी से भी विद्रोह भरा हुआ था और गया से तो विद्रोह भरा ही हुआ था। इस तरह से उस बच्ची के द्वारा दी गई रोटियों को खाकर ही वे दुर्बल नहीं होते थे, थोड़ा सा भी भूसा खा लेते थे और दोनों चुपचाप काम को करते रहते थे, दुर्बल भी नहीं होते थे। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों से उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती हैं उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ न हो जाएगी तो मालकिन को ही ना फेंक दूं? वही तो उस लड़की को मारती है। बेचारे बैलों को क्या पता कि कौन किसको मारता है और कौन नहीं मारता। वो तो बेचारे जानवर, वो सोच रहे हैं घर की मालकिन की ही ये बेटी है और उसकी सौतेली माँ उसे मारती है, तो इसलिए वो सोचते हैं कि घर की मालकिन है और उसकी माँ है, वही मारती है तो उसी को ना फेंक दूं। हीरा कहता है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो। यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी ने किस तरीके से स्त्रियों के बारे में भी बताया कि यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता की बात रखी है कि औरतों का हर घर में सम्मान होना चाहिए। औरतों पर किसी भी तरह का अन्याय या अपराध नहीं करना चाहिए, किसी भी तरह की उनके ऊपर ज़्यादती नहीं करना चाहिए, कोई अत्याचार नहीं करना चाहिए। इस तरह से हीरा कहता है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, तोड़ाकर भाग चलें? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। हीरा कहता है कि पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो दांतों से, उसके बाद फिर एक ही झटके में रस्सी टूट जाएगी। रात को जब बालिका रोटियां खाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे, क्योंकि लड़की को भी उनसे आत्मीयता हो गई थी और उन जानवरों को भी ये पता चल गया था कि यहाँ भी किसी सज्जन का वास है, और वो सज्जन वही लड़की थी। दोनों की पूंछें खड़ी हो गईं। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही थी इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। नाकों में नाथ, उनको वश में करने के लिए उनकी नाकों में एक नाथ डाल दी जाती है, जिसमें एक पतली रस्सी डाली जाती है, जिसकी वजह से उनको अपने नियंत्रण में रखा जा सके। उसने गराव खोल दिया पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। उसने गराव खोल दिया पर दोनों चुपचाप खड़े रहे, इसलिए कि वो सोच रहे हैं कि कल इसी लड़की पर आफत आएगी और यह फिर मारी जाएगी। मोती ने अपनी मूक भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? मोती तो बहुत अड़ियल था, बड़ा क्रोधी स्वभाव का था, लेकिन हीरा बहुत समझदार था। वो प्रत्येक बात को समझता था। अब भी वो कुछ सोच रहा है और चुपचाप खड़ा है, जबकि गराव उसका खुल चुका है।
तो भी